नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सत्ता पक्ष के विधायकों को आज जैसलमेर शिफ्ट करने के साथ ही सियासत का अगला हॉटस्पॉट अब जैसलमेर हो गया है। सत्र 14 जुलाई से 14 अगस्त से आहूत होगा और तब तक संख्या बल को बनाए रखने की चुनौती से पार पाने के लिए सत्ता पक्ष ने यह रास्ता निकाल लिया है। पायलट कैंप राजस्थान से बाहर है, कहाँ है पुख्ता तौर पर बागी कैंप ही जानता है। यानी दोनों पक्षों की आस कह लीजिए या रणनीति कह लीजिए, बाड़ेबंदी पर ही आकर ठहरती है। ताज़ा घटनाक्रम से आगे जाकर भी गौर करें तो सियासत और बाड़ेबंदी का चोली दामन का साथ हो गया है। कभी सरकारें बनाना बड़ी बात हुआ करती थी, अब सरकारें चलाना भी बड़ी बात है। तो अगले 14 दिन सरकार खुद को बचाने की जुगत में और बागी कैंप जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार को गिराने की जुगत में क्या क्या करने जा रहे हैं, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। इस बीच जैसे आपने अहम खबर सुनी कि महेश जोशी भी SLP उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की सदस्यता के मामले में। इन तमाम पहलुओं पर जो आज दिन भर का घटनाक्रम है उस पर हम आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे। पहले रिपोर्ट। जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हुए कांग्रेस विधायक। जैसलमेर में रहेगा कांग्रेस और समर्थक विधायकों का डेरा। चौदह अगस्त को जयपुर आएंगे कांग्रेस विधायक। सीएम बोले लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चुनी हुई सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। ये डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। सतीश पूनिया ने कहा कांग्रेस विधायक एकजुट होते तो जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर लोकतंत्र की, नैतिकता की और ये दुहाई देते क्यों? खुद का घर कमजोर है, जिन लोगों को लेके बैठे उन पर भरोसा नहीं है। सत्र से पहले सियासत का सेफ मूव। प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ पूर्व मंत्री वरिष्ठ भाजपाई वासुदेव देवनानी साहब हैं, RC चौधरी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, SP मित्तल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और सुरेश जैन साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। वासुदेव देवनानी साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में फूट है, इसलिए विधायकों को जयपुर से जैसलमेर जाना पड़ा। थोड़ा खुलासा करिए तो इसका। ऐसा कि वैसे मेरा स्पष्ट लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते मैं लोकतंत्र को बचाने चला हूँ और हमारा सारे कांग्रेसी विधायक जी एक तरह से मजबूत हैं। कोई भी सबके उनकी कांग्रेस में निष्ठा है, कोई इधर उधर नहीं होने वाला। यदि इतना ही उनको विश्वास है तो इतने 19 दिन से ये बाड़ेबंदी करके बैठे हैं। और बाड़ेबंदी में जब त्यौहार सामने है, ईद है, रक्षाबंधन है, और परसों इन्होंने कहा था कि इस त्योहारों पे इनके परिवारों को आने की अनुमति होगी, लेकिन उन दोनों त्योहारों में मुझे लगा कि बाहर का कांटेक्ट हो, इसलिए आज सीधा जयपुर से जैसलमेर चले गए, वो भी बिना अपने पायलट को खो करके और बिना पायलट के वहां गए। तो विमान वहां चार्टर विमान कैसे पहुंचेगा, कैसे कांग्रेस सरकार सुरक्षित रहेगी, ये क्या कांग्रेस का सोच है, ये मैं समझ से बाहर है। जयपुर में इनकी सरकार, इनका पुलिस, इनका प्रशासन, इनका इंटेलिजेंस, उसके बाद भी अपने आप को असुरक्षित मान करके, और जैसलमेर जो कि बिल्कुल शायद उसके बाद सीधा पाकिस्तान आता है, उस किनारे पे ले गए और वहां पे गाजी फकीर की सारी मिजाज पुरसी शायद ग्रहण करेंगे। मैं समझिए लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र को बचाना तो नहीं है, ये लोकतंत्र के ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, इसे सारी जनता देख रही है, अपन भी सब देख रहे हैं। लड़ाई इन दोनों की है, यानी दोनों और कांग्रेस है, कांग्रेस से लड़ रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि जिस उप मुख्यमंत्री के साथ 18 महीने तक इनका संवाद नहीं हुआ, पता नहीं सरकार कैसे चल रही थी। तो इनकी आंतरिक कलह का बार बार केवल बीजेपी के आड़ लेना या बीजेपी पे आरोप लगाना, बीजेपी का और उनके सर पे फोड़ना, ये मैं समझता हूँ किसी भी के ध्यान में नहीं आ रहा है। कहने को बनी अपने कांग्रेसी विधायकों को डराए रखने के लिए या उनको भावनात्मक जोड़ने के लिए आप बीजेपी को गाली दे रहे हो, लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो, लेकिन न तो ये लोकतंत्र की दुआई है,
न कि इसमें बीजेपी का कोई रोल है। अच्छा, इनकी आपसी लड़ाई है, आपस में आप सुलझ लो, हम कहाँ पिक्चर में आते हैं, लेकिन वो सुलझ नहीं पा रहे हैं और वो उधर बैठे हैं और ये इधर जो है ना लोकतंत्र में की बात करते हैं। लोकतंत्र में बाड़ेबंदी होती है क्या? आप पिक्चर में नहीं आ रहे, आप पिक्चर बना रहे हैं, ऐसे आरोप हैं। तस्वीर आप ही तैयार कर रहे हैं, रंग आप ही भर रहे हैं, आप खुद उसमें कहीं नहीं है। हम जागरूक विपक्ष की तरह सब बातों पर नजर रखे हुए हैं और सही समय पे निश्चित रूप से विपक्ष के नाते जो भी कुछ हमारा रोल होगा वो हम अदा करेंगे। ठीक है, जो आपने कहा कि यहाँ से ले जाने की और क्या वजह हो सकती है, फूट ही है आपस में इसीलिए लेकर जा रहे हैं, तो ये सिर्फ आप अंदाजा लगा रहे हैं या कुछ लोगों से आपकी बात भी हुई है जिससे आपको पुख्ता तौर पर पता चल गया है कि फूट है? नहीं, ये तो एक साधारण सा इंसान को समझ में आता है कि 19 दिन से जयपुर हैं, इन सबको रिलेटिव्स को त्योहार पे जयपुर में आकर के इनके साथ मिलना सरल था। एक जैसलमेर में भी ऐसी जगह ले गए जो किला है, मतलब बाड़े बंदी से किला बंदी हो गई है, यानी किले में जाकर ये आपका विश्लेषण है या आपकी चिंता भी है? नहीं नहीं, हमारी कोई चिंता नहीं, हम तो ये आपस में जो है ना 14 तारीख को इन्होंने बुलाया है तो 14 तारीख आमने सामने, लेकिन लोग इनको छोड़ देना चाहिए। और यदि अपने विधायकों पर विश्वास करो, यदि आपके विधायक हैं और आप उनके नेता हो तो निश्चित रूप से विधायकों में विश्वास करते हुए खुला छोड़ना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र दिया अपनी इच्छा से आकर के कोई नेता चुने, अपनी इच्छा से आकर के वोट दे, अपनी इच्छा से अपना रोल अदा करे संवैधानिक मर्यादाओं के तहत। ठीक है, चौधरी जी से जवाब लेते हैं इस बात का। बोलिए चौधरी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आदरणीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उन्हें लगता है कि जैसलमेर जैसे कोई राजस्थान का हिस्सा नहीं है। लेकिन इनकी चिंता इससे नहीं है कि वो जयपुर से निकल के जैसलमेर पहुंच गए। इनकी चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पीएम केयर फंड का या इलेक्ट्रोल बॉन्ड का या भारतीय जनता पार्टी के चंदे का या माननीय मंत्री जी गजेंद्र शेखावत जी के भ्रष्टाचार के पैसा जो अग्रिम पहुंच गया था, वो डील इन्हें लगता है कहीं ना कहीं उस पर सेंध लगती हुई लगती है। मतलब क्योंकि फंड भी आ गया क्या इसमें? निश्चित रूप से जब उसका कोई आंकड़ा नहीं दे रहे, जब उसका कोई आप जांच नहीं कर सकते, पता नहीं पूछ सकते, आप कानून में उस पीएम केयर फंड को बाध्य नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो वो उपयोग हो ही रहा होगा। वरना तो पीएम राहत फंड आता, कोई दिक्कत नहीं होती। जेपी जी आप पूछ लेते भैया पैसा कहां से आया, कहां लगाया, लेकिन आप इसलिए पूछा कि अभी तक जो सर चल रही है ना 20-22 दिन से, उसमें एक बार भी पीएम केयर फंड का नाम नहीं आया था। आज आपने नहीं तो मैं देता हूं, इसलिए मेरा सवाल बनता है इसमें। आपने अच्छी बात पूछी, हो सकता है मंत्री जी ज्यादा तार्किक से जवाब दें, लेकिन मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक बार चैनलों पे बहुत बड़ी बात चली थी, चाणक्य की चतुराई और कोश्यारी की होशियारी काम नहीं आई। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं इनको कि चाणक्य की चाल और मिश्रा की ढाल, ये भी भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आ पाएगी। यहां भारतीय जनता पार्टी को वापस मुंह पे खानी पड़ेगी। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कहती थी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे में अजीत पवार जेल की सलाखों के पीछे होगा और चाकी पीसेगा, वही आधी रात को सचिवालय में जाके देवेंद्र फडणवीस अपने हाथ से जो भाजपा रूपी जल है उससे उस भ्रष्टाचारी को पवित्र करते हैं और मुक्त कर देते हैं, और फिर वो अपने चाचा के पास में जाता है और उनको आईना दिखाता है। ये आने वाली 14 तारीख बताएगी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश के सामने तो रख ही दिया कि एक केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों के साथ में डील करता है, किस प्रकार से अग्रिम राशि पहुंचाने का हवाला देता है। और जब 14 तारीख का दिन आएगा तब पता चलेगा कौन चाणक्य और कौन चाणक्य की ढाल। लेकिन चौधरी जी आप आरोप लगा रहे हैं, भाजपा तो इसको सिरे से खारिज कर देती है, और उस ऑडियो के अलावा कोई दूसरा एक्ट भाजपा ने ऐसा किया हो तो वो भी बताइए ना, ताकि देवनानी जी को निरुत्तर कर सकें आप। निश्चित रूप से ना तो अरुणाचल में कहीं पे कोई चीज बन पाई थी, ना ये राजस्थान में क्या गोवा में बता पाई थी, ना कहीं और बता पाई थी। लेकिन यहाँ का नेतृत्व ऐसा था जिसने भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है राजस्थान की और देश की जनता के सामने ला दिया कि किस प्रकार ये भ्रष्टाचार का पैसा जनता के जनादेश का अपमान करने के लिए विधायकों की खरीद और फरोख्त में लगाते हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व ने राजस्थान के अंदर बताया। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक अलग पार्टी की करती थी, पार्टी विद एथिक्स, पार्टी विद डिफेंस, तो वो आते मंत्री जी अपनी वॉइस का सैंपल देते और जांच होती और पता चल जाता। लेकिन मंत्री जी तो दिल्ली पहुंच गए और वहां से ईडी भेज रहे, आरटी भेज रहे और सीबीआई भेज रहे। इससे कांग्रेस के लोग नहीं डरेंगे। आपकी जो पहली राशि गई है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के पैसे को, वो कहते हैं ना कि एक कहावत है राजस्थानी के अंदर कि मुर्गी का दाना कौन खा गया, तो ये दाना जो है ना ये सामने आ जाएगा कि कौन खा गया इनके दाना। अच्छा, ठीक है। मित्तल साहब, अभी तक जो घटनाक्रम रहा है पिछले 2-3 हफ्ते का, इसमें भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है, दिन में 10 बार बयान आते हैं इस बात के कि ये भाजपा करवा रही है सब कुछ, और भाजपा दिन में 10 बार इस बात का खंडन करती है। वो कहती है कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, आपस की लड़ाई है इनकी, आपस की लड़ाई में सरकार जा रही है। दावे अपनी जगह पे हैं, वार पलटवार अपनी जगह पे हैं, आरोप अपनी जगह पे हैं। मैसेज क्या एस्टेब्लिश हुआ लगता है आपको पिछले 18-20 दिन में? नहीं, जेपी जी मेरा इसमें कहना, आज का जो घटनाक्रम हुआ है ना, इनको जो जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट करने का, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली क्या यदि सामान्य स्थिति होती
यदि जो अशोक गहलोत जी के साथ में जो 100 एमएलए का दावा किया जा रहा है सब कुछ ठीक ठाक होता, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको जैसलमेर शिफ्ट नहीं किया जाता। शायद उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर लगा कि जब मूवमेंट ज्यादा हो रहा है रिश्तेदारों का, तो ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग इसमें से भगदड़ के अंदर से भाग जाएं। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से आज होटल फेरामाउंट से सांगानेर हवाई अड्डे तक जितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इनको शिफ्ट किया गया, मतलब एसटीएफ तक को वहां तैनात किया गया, और जो पुलिस कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव वो खुद मौके पे मौजूद रहे, चाहे वो फेयरमाउंट होटल हो और चाहे वो सांगानेर हो और चाहे बीच का रास्ता हो। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी कि कोई भी एमएलए इधर उधर मतलब हो नहीं सके, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां ये आरोप लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ जो विधायक हैं वो बिक रहे हैं या उनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो उन सब स्थिति के अंदर कांग्रेस भी, खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने विधायकों को संभाल के रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से जैसलमेर शिफ्ट किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर से हरियाणा सीमा की दूरी मुश्किल से 200 किलोमीटर होगी, लेकिन जैसलमेर से दिल्ली की दूरी 750 किलोमीटर है। यानी अब जो एमएलए, जो अब विधायक हैं, वो दिल्ली से 750 किलोमीटर दूर हो गए। देवनानी जी बैठे हैं, अब देवनानी जी को 700 से 500 किलोमीटर दूर दिल्ली ले जाने में शायद मुझे लगता है बहुत मुश्किल आएगी, और इस बात को ख्याल रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति हो, देवनानी जी कुछ भी कहें या बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन इस फिल्म का जो डायरेक्टर है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म की डायरेक्टर है, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो क्या नाम से इसके विलेन और हीरो हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। और जेपी जी, मैं इसमें एक बात और आज जोड़ना चाहता हूँ बहुत, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि जिस तरीके से आज ये बात सामने आई है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने ये कहा कि सितंबर में जब इनका मर्ज हुआ था तब बसपा जो है वो कांग्रेस में मर्ज हुई थी, लेकिन जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष और जो बसपा के अध्यक्ष हैं, आप मान के चलिए इस बात को दोनों इनकार कर रहे हैं कि ये मर्ज नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बहुजन समाजवादी पार्टी वाला जो मुद्दा है, ये आगे चल के बहुत गंभीर बनेगा और इसमें शायद सरकार को दिक्कत आ सकती है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन मित्तल साहब, इसमें जो कानून के जानकार बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज पे है, चूंकि मामला सब जुडिस हो गया है, कोर्ट में चला गया है, तकनीकी आधार पर याचिका खारिज की गई, और अब कोर्ट उसको तकनीकी आधार पर खारिज किए जाने के मामले को सुनेगा या इस मामले को मेरिट के आधार पर सुनेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। नोटिस दिए गए हैं, 11 तारीख को मेरे ख्याल में अगली सुनवाई है, 14 तारीख से सत्र शुरू हो जाएगा, तो शायद ये अब जो तात्कालिक घटनाक्रम है उस पर असर डाल पाए ना डाल पाए, ये अभी देखने वाली बात होगी। तो देवनानी साहब, जो मित्तल जी कह रहे हैं, जनता में जो मैसेज जा रहा है, जो राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जनता क्या सोच रही है, जनता के पास क्या मैसेज गया है, क्या कहीं ये बात चिंतित करती है आपको कि माना ये जा रहा है कि भाजपा करवा रही है ये सब? नहीं, ऐसा कहीं जनता में मैसेज नहीं है। स्पष्ट मैसेज है कि केवल सत्ता का लोभ और सत्ता के मोह के कारण मुख्यमंत्री जी सारे कर रहे हैं, जबकि कोरोना में 41,000 से ज्यादा प्रकरण हो गए। ऐसे समय सरकार 19 दिन तो यहाँ होटल में, 5 सितारा होटल में बैठे, और फिर आज जाकर के वहां जैसलमेर के महल में बैठे, तो कौन जनता तो बड़ी त्रस्त हो रही है, जनता कहाँ जा रही है? तो इस जनता में तो मैसेज है कि इस समय सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान में है नहीं। फिर इधर जिस प्रकार से अपराध के सारे प्रकरण बढ़े हैं, जिस प्रकार से बजरी माफिया हावी हो रहा है, तो सरकार नाम की केवल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता को एक तरह से स्टैक पे लगा हुआ है। जनता देख रही है कि हमारा एमएलए कैसा हो, जबकि एमएलए को फील्ड में जाकर के काम करना चाहिए, और वो महीने भर से। और फिर अभी तो बढ़िया बात, हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात ये हमारे साथी कह रहे थे, इसमें एक बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक में कहा, आपको जो कुछ नुकसान हुआ है उसका ब्याज सहित चुकारा करूंगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है क्या? मतलब आप अपने विधायकों के ऊपर इस प्रकार का लालच दे रहे हो कि तुम्हें ब्याज क्या चुकारा करोगे, मतलब उनका क्या नुकसान हुआ? तो हॉर्स ट्रेडिंग में और दबाव में और लालच देने में तो मेरे मुख्यमंत्री जी अग्रणी बन रहे हैं। नहीं, इस बात को तो क्लैरिफाई कर दिया गया ना। आरसी चौधरी बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मंत्री जी को पता होना चाहिए कि हम राजस्थान की जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, हम कोरोना के समय में देश राज्य के लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं आपके कारण, तो ये जो किसान को, आम बेरोजगार को, लोगों को जो हानि हुई है उसके लिए कहा है, क्योंकि वो जनता के जब सामने जाएंगे तो उनके किस प्रकार से खुले दिल से लोगों की सेवा कर पाए, इसलिए कहना चाहते हैं। दूसरा, आपने जो बात की, आपको पता होना चाहिए कि 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने चेताया था ट्वीट के साथ में, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि विपक्ष आपके लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। आपने क्या किया, नंबर से ट्रंप किया फरवरी के अंदर, 23 मार्च को मुख्यमंत्री बनाया आपने मध्य प्रदेश के अंदर, चुनी हुई सरकार को गिरा के, और लोग क्या दिया,
आ जाइए सिंधिया जी, आपको राज्यसभा से हम लेके जाएंगे, केंद्र में मंत्री बनाएंगे। आज तक देख रहे हैं जो विधायक अयोग्य है उनको मंत्री बना रहे हैं। और आपका मुख्यमंत्री किससे पीड़ित है? कोरोना से। जो मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकता, वो प्रदेश की जनता को क्या बचाएगा? ये क्या बात है? लोगों को क्या ये बचाएगा? क्या बात है? नहीं, निश्चित रूप से जब आगे लोग चिंता करते हैं सर, वेदना करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है हाँ, पीड़ित, हो किसी की सकता बात है, हो हो सकता है, हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अगर कोरोना की चिंता का, ये गिड़ियाले आंसू क्यों बहा रहे हैं? इन्होंने कोरोना की चिंता होती तो लॉकडाउन पहले ही हो जाता। अगर कोरोना की चिंता होती तो नमस्ते ट्रंप नहीं होता। बहुत से प्रोग्राम हो सकते थे, लेकिन इन्हें लोकतंत्र से कोई वास्ता नहीं। कोरोना पर चर्चा नहीं है, सवाल इस बात का है आज बाड़ेबंदी शिफ्ट हुई है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि क्या विधायकों के, क्या मंत्रियों के सचिवालय में बैठकर काम करने से ही काम होता है, या जैसा आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बैठ भी रहे हैं और वहां से भी काम कर रहे हैं, ऐसे भी काम होता है? नहीं, निश्चित रूप से मंत्री मित्तल साहब, इससे कितना बाधित होता है काम? मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगातार ये कहा जाता रहा कि वो विदेशों में ही रहते हैं, इस तरह के जुमले चले। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही वो विदेशों में रहे और विदेशों में उनका घूमना जो है वो कब आकर काम आया लोगों के, ये लोगों को तब समझ में आया, जब क्राइसिस पैदा हुआ तब समझ में आया कि वो अगर बाहर घूमे हैं तो नाहक नहीं घूमे हैं। तो इससे फर्क पड़ता है क्या कि व्यक्ति जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ हो या किसी कोई जिम्मेदारी उसको दी गई हो, तो वो व्यक्ति अपनी सीट पर जाकर ही बैठे वहीं काम करे? नहीं जेबी जी, ये देखिए पिछले 20 दिन से जो सरकार थी वो एक होटल से जयपुर में चल रही थी। तो ये माना गया कि हमने देखा भी कि कई बार जो मंत्री है वो सचिवालय भी जा सकते थे और मुख्यमंत्री भी सीएमआर गए, कई बार होटल से निकल के उन्होंने कामकाज किया। लेकिन अब अब जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि रोज रोज कोई चार्टर प्लेन तो आएगा नहीं इनको लेके कि साहब जैसलमेर से जयपुर आ गए और जयपुर से वापस जैसलमेर चले गए, चार्टर प्लेन तो इतना तो उपलब्ध होगा नहीं। लेकिन अब पूरी सरकार जो है वो सूर्यागढ़ जो किला है जैसलमेर से वहां से चलेगी। हम ये देखते हैं कि कई बार सरकार जो है वो प्रभारी मंत्री नियुक्त करती है और प्रभारी मंत्री नियुक्त करने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि जो सरकार है वो जिला स्तर तक जावे और वहां लोगों के कामकाज करावे और वो प्रशासनिक बैठकें भी करते रहते हैं। लेकिन अब पिछले 20 दिन से तो कोई प्रभारी मंत्री अपने जिलों में गया नहीं और अब कोई जाने की उम्मीद भी नहीं है कि 14 अगस्त तक। अभी जब 15 अगस्त को झंडा फहराए जाएंगे तब देखना होगा क्या वो क्या नाम से वहां से जैसलमेर से निकल के जिला स्तर पे जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये शिफ्टिंग आज हुई है, शायद ये शिफ्टिंग नहीं होती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इस तरह के सवाल शायद इतने मुखर नहीं होते इस तरह के सवाल। ठीक कह रहे हैं आप देवनानी साहब। ये हाँ नहीं, मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल ये है कि बाड़ेबंदी को लेकर के आप कांग्रेस पर हमलावर हैं, क्या आप नैतिक धरातल पर खड़े हैं कि आप कांग्रेस पर बाड़ेबंदी को लेकर सवाल उठा सकें? क्या आपने बाड़ेबंदी नहीं की? इसमें जो आपने प्रश्न किया, मैं 2 मुद्दों पे इस पे करूंगा, एक तो इनका जवाब, एक आपके प्रश्न का। इन्होंने लोकतंत्र की दुहाई बार बार दे रहे, लोकतंत्र की हत्या की। लोकतंत्र की हत्या का इतिहास यदि देखा जाए, चुनी हुई राज्य सरकारों को 93 टाइम्स इन्होंने बंद किया। इंदिरा जी ने उसको नहीं माना, तो लोकतंत्र की बात करना तो इनको शोभा नहीं देता। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो इनके विधायक थे, इनमें से अपने घर जब सामान लेने के लिए कोई जा रहा था, पुलिस की जीप में वो विधायक को भेज करके सामान लेकर के पुलिस की गाड़ी से वापस होटल में पहुंचा है। यहां तक तो उनके ऊपर आतंक पुलिस वालों का कर रखा है। काहे का लोकतंत्र? आज होटल्स पे या एयरपोर्ट पे जो प्रकार के पुलिस व्यवस्था है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र तो नहीं है। उनको ले जाना आप आराम से ले जाते। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पूछा कि नैतिकता के आधार पे आज तक बाड़ेबंदी इस चुनावी दौरान तो 2 दिन 3 दिन की पार्टी के एमएलए को प्रशिक्षण देना या अपने साथ रखना, यह तो घटना घटी है। लेकिन 19 दिन और ये मिला के 34 दिन हो जाएंगे। आज तक कभी राजस्थान के देश के इतिहास में 34 दिन तो कभी भी कहीं भी सरकार किसी होटल या दूसरे स्थान पर जाकर के इस तरह से अपने आप के बंधनों में या पुलिस कस्टडी में नहीं रही है। इतना कोई इतिहास हो तो मुझे तो नहीं पता। मेरे मित्र बता दें कि कौन सी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार या निर्दलियों की सरकार रही हो। दिनों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप विष्णु लाटा जी के पैर में जो फ्रैक्चर हुआ था उनका हालचाल जानने जरूर गए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपके मित्र रहे हैं वो, और उनका पैर में फ्रैक्चर क्यों हुआ था वो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वो बाड़ेबंदी से निकलकर कैसे दीवार फलांग कर कूद रहे थे और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वो किसकी बाड़ेबंदी थी आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, बहुत संक्षेप में। वो बाड़ेबंदी एक पार्षदों की इनके आपस में थी, यानी इसमें से उन्होंने ही जो है ना, कांग्रेस ने बाड़ेबंदी करके बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के पार्षद को जिताया। बाड़ेबंदी 35 दिन, 30 दिन, 19 दिन
राज्य सरकार देश भर के किसी भी इतिहास ये में बड़े बाड़ेबंदी कभी भी कर रहे हैं। बाड़ाबंदी 2 दिन आप 3 दिन छोटे तो लेवल समझ पे आता है। की थी कांग्रेस ने आपने। भी करती है अपने एमएलएस को, हमने भी एमएलएस को रखा होगा प्रशिक्षण देने के नाम पर, किसी नाम पे राज्यसभा के। बाकी कभी भी सरकार चल रही हो, सरकार के समय मंत्री सहित 100 लोग विधायक यहाँ रहे, उसके बाद अब जाकर के 15 दिन वहां रहे, इस तरह का दृश्य तो लोकतंत्र के क्लियर आज तक नहीं हुआ। और ये लोकतंत्र का तो बात करते हैं तो लोकतंत्र की हत्या तो खुद कर रहे हैं। ठीक है, सुरेश जैन साहब, एक मिनट, चौधरी साहब वापस आऊंगा। सुरेश जैन साहब, आपको ले रहा हूं बहस में, और एक महत्वपूर्ण सवाल, आपका जो गंभीर अनुभव है विधायी प्रक्रिया को नज़दीक से देखने का, उसके आधार पर आपसे सवाल कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, मैं इसलिए अंत में आपके पास आया हूं। अभी तक 7 दशकों का जो हमारा लोकतंत्र है, उससे कुछ ज़्यादा हो गया है, इसके दौरान ऐसी घटनाएं अनप्रेसिडेंटेड नहीं हैं। राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर कई बार हो चुकी हैं। उसके हिसाब से हमने अपने संविधान में तब्दीलियां की, कानून बनाए, उन कानूनों में कुछ गलियां मिली नहीं तो फिर और कानून बनाए, उनमें मिली तो और कानून बनाए, कई बार संशोधन कर लिए। लेकिन क्या ये हमारी विफलता नहीं है कि हम एक पुख्ता फुल प्रूफ कानून जो दल बदल को रोके, जो इस तरह की प्रैक्टिसेज को रोके, और जो ये सब जो करना पड़ता है इस सब को रोक दे, ऐसी चीज़ हम आज तक नहीं बना पाए, ऐसा कानून आज तक नहीं बना पाया, ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं बना पाया। क्या हमारा फेल्योर नहीं है? सुरेश जैन साहब। बिल्कुल शर्मा जी, ये 100% हमारा फेल्योर है। और मैं ये कहूँ कि जितना कठोर से कठोर कानून बनाते चले जाएंगे उतना ही आपका फेल्योर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कानून को फेल करने वाले एक्सपर्ट्स की बहुतायत में संख्या उपलब्ध है। मेरा कहना यह है कि इसकी जड़ में दल बदल कानून ही है जो आज ये स्थिति पैदा कर रहा है। दल बदल कानून ये कहता है कि आप अगर फुटकर दुकानदार हैं तो आप सजा के हकदार हैं, और अगर आप थोक दुकानदार हैं तो आपको इनाम मिलेगा। अगर आप पूरे बसपा के दल को हमारे में शामिल कर लो या 2/3 को शामिल कर लो तो वो तो नैतिकता है। और यदि कुछ लोग छोड़ के चले जाएं तो उन्हें अपने पद त्यागना ही पड़ेगा, अपनी सीट त्यागनी ही पड़ेगी। इसके 2 कारण स्पष्ट नजर आते हैं। एक महत्वाकांक्षा, पद का लालच, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन दूसरा एक कारण और भी है। वो कारण यह है कि उन्हें पार्टी में इतने कठोर नियमों में बांध दिया गया है कि उनकी स्वतंत्रता का हास हो गया है। आज एक एमएलए हाउस के अंदर ऐसा बिल जिसे वो दिल से नहीं चाहता है, उसका भाषण सुन लें आप, 1 घंटे का भाषण में पूरे दल उस बिल के विरोध में बोलता है। मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण विधानसभा में देखे कि पूरा भाषण उसका उस बिल के विरोध में होता है, और जब वोट देने का नंबर आता है तो विप के कारण उस सदस्य को उस विप के पक्ष में वोट देना पड़ता है। हमने संसदीय प्रणाली ऑलमोस्ट ब्रिटेन से उधार ली है, लेकिन ब्रिटेन में आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर भी, मंत्री भी, वहाँ के जो सांसद है वो भी अपनी पार्टी के बिल के विरोध में वोट करते हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि सिर्फ 2 जगह पर, जब फाइनेंस बिल हो और जब सदन का अविश्वास या विश्वास मत का प्रस्ताव हो, उसी समय विप लागू किया जाए, बाकी समय सदस्यों को स्वतंत्रता हो अपने विचार प्रकट करने की, अपना वोट देने की, सत्ता पक्ष के बिल का विरोध करने की भी। तो एक भड़ास निकल जाएगी, एक मैसेज पब्लिक में चला जाएगा। आप मान के चलें कि दल बदल को रोकने में ये प्रवृत्ति बहुत बड़ा सहयोग करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब तक कोई बड़ा नेता सहयोग नहीं करता है तब तक ये 2/3 या 15, 20, 25, 30 सदस्यों का दल बदल नहीं हो सकता। छोटे सदस्य जिनका आधार कमजोर है वो दल बदल में कभी भी आगे नहीं आते जब तक कोई नेतृत्व करने वाला नहीं हो। और जो नेतृत्व करने वाला है, मैं इन सभी आरोपों को मेरे मन से नहीं मानता कि कोई बड़े लेवल का नेता कोई 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए में बिक जाता होगा और वो उसके लिए अपने दल से थोक में कोई डीलरशिप लेता होगा। वो किसी न किसी मतभेद के कारण, नेतृत्व से मतभेद के कारण, अपनी बात ना सुने जाने के कारण, अपना अपमान महसूस करने के कारण उस दल को त्यागने की बात करता है। और जब लगता है कि मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तब वो थोक में बाड़ेबंदी करने की बात करता है। उस समय हो सकता है कि कई तरह के लोभ लालच चलते होंगे। अभी बात चल रही थी मंत्री पद देने की मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और कहीं पर। मैं कहना चाहूँगा कि इन 19 सदस्यों की सदस्यता यदि जाती है या ये 19 सदस्य कांग्रेस के विरोध में मत देते हैं, तो जो सदस्य कांग्रेस में बच गए हैं 88 सदस्य, उसके बाद जो सदस्य इनको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में 14 तारीख के बाद जब बहुमत मिल जाएगा, इनमें से कई लोगों को हम मंत्री पद सुशोभित करते हुए नहीं देखेंगे, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे अन्य पार्टियों के सदस्य हों। जब देखेंगे तो बात एक ही है
फर्क इतना सा ही है कि किसकी कमीज उजली है, मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा साफ है। और इस देश में कोई राज्य बचा हुआ नहीं है, कोई पार्टी बची हुई नहीं है। असल बीमारी ये हो गई कि हमारे 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई 2 सदस्य लेके आता है, कोई 4 लेके आता है, कोई 3 लेके आता है, कोई 5 लेके आता है। उस पूरे सदस्य दल को या उसके 2/3 सदस्यों को पावरफुल सदस्य दल के लिए तोड़ना बच्चों का खेल रह गया है। पिछले कार्यकाल में देखा पूरा बसपा कैसे शामिल हो गया, इस कार्यकाल में देखा कैसे शामिल हो गया। और मुझे तो लगता है कि जो बचे हुए दल हैं, किसी के 2 सदस्य है, किसी के 1 है, किसी के 3 है। हम देख रहे हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, एक सदस्य खुलेआम विरोध करता है, लेकिन वो पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। दूसरे जो दल हैं, जब लगा कि हमारे में अंदर विरोध हो रहा है तो उन्हें बुझे मन से समर्थन देना पड़ता है, वरना कल मालूम पड़ेगा कि बसपा की तरह वो पार्टी भी यहाँ के इतिहास से साफ हो गई है। इसलिए कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। और जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है कि सदस्यों का दल विदल नहीं होना चाहिए, पार्टी ही पूरी समाहित हो तो फायदा है। और जो ये याचिका पेश की गई है, यदि ये परवान चढ़ती है तो निश्चित रूप से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कोई नजीर पेश करेंगे जो आने वाले समय में इसमें सुचिता ला सकेंगे। इसकी हम सब उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम सभी प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। और मैं तो आशावादी हूं, ये मान के चलता हूं, जब वो दिन नहीं रहे आया राम गया राम वाले, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर कोई न कोई इसमें सुधार लेकर आएंगे। शुक्रिया सुरेश जी, और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। समय समाप्त हो गया, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।